नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें रहेंगी। फ्राइडे का सत्र और भारतीय बाजारों में अच्छी खासी मुनाफा वसूली बनती हुई दिखाई दे रही है। निफ्टी आपकी स्क्रीन पर पहले लेकर आएंगे, जो 250 पॉइंट नीचे है और एक बहुत ही क्रूशियल लेवल के नीचे इस समय ट्रेड करता हुआ 24,200 का साथ। ध्यान रखिएगा, निफ्टी ने छोड़ दिया है। ये सेंसेक्स आपके सामने आता हुआ, जहां पर 630 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी भी स्क्रीन पर लेकर आइएगा। निफ्टी बैंक की भी हालत नासाज ही दिखाई दे रही है। 980 अंकों का नुकसान यहां पर, और साथ ही साथ मिड कैप लहूलुहान है। मैं लहूलुहान इसीलिए कह रही हूं क्योंकि इस समय अगर आप गौर करें, 1300 पॉइंट से ज्यादा का नॉक और एडवांस डिक्लाइन रेशियो का हाल अगर आप देखेंगे तो ये 1:12 है। यानी कि अगर 13 स्टॉक्स ट्रेड हो रहे हैं, उसमें से 12 स्टॉक्स है जो मंदी की गिरफ्त में इस समय कारोबार कर रहे हैं। ये है स्थिति इस मार्केट की। प्रेशर चौतरफा है अनडाउटेडली, लेकिन बैंक्स और फाइनेंशियल सबसे ज्यादा दबाव में आते हुए दिखाई दिए हैं, कुछ चुनिंदा बैंक्स को छोड़कर। इंडसइंड बैंक खराब नंबर्स पर स्टॉक पिटा है। फिर एल&टी, एम&एम और रिलायंस में भी आज हम देख रहे हैं कुछ मुनाफा वसूली हावी। आईटीसी थोड़ा सा रेजिलिएंट है क्योंकि डिसेंट परफॉर्मेंस था, लेकिन एक्सिस नंबर से पहले सन फार्मा, कोटक के दूसरे काउंटर्स हैं जहां से कुछ सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन मूड बिगड़ा हुआ है और खासी गिरावट के साथ मार्केट इस समय ट्रेड करता हुआ। अब ऐसे में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, हमारे जानकारों के क्या रिटर्न्स बने हैं, वो सब पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। देखिएगा स्थिति क्या उभर कर आ रही है हमारे तीनों ही जानकारों के बीच। जहां पंकज 10% के रिटर्न्स होल्ड कर पाए हैं, मधु 1.5% के, ओम -0.9% पर हैं। तो ये है आपके लिए स्थिति। चलिए अब क्या सिचुएशन रहनी चाहिए मार्केट में, पोजीशन कैसी रहनी चाहिए, उसकी बात करते हैं। पंकज कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि ये फ्राइडे का सेशन भी मार्केट बिखर रहा है। एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन ऑन द पैनल। हर्षदा जी, डे फर्स्ट से मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि निफ्टी अभी स्कैल्पिंग जोन में है और मतलब सेल ऑन राइज वाला ही मूड रहेगा। थ्रू आउट द वीक हम लोगों ने देखा कि निफ्टी कंसिस्टेंटली डिटोरिएट होते हुए हमको नजर आया है। अगर हम एफआईज के स्टैट्स देखते हैं तो बहुत ब्रूटल सेलिंग देखने मिली है और ये सेलिंग हो सकता है कि अभी और भी ज़्यादा गहराई में जा सकती है। मेरे ख्याल से निफ्टी के अंदर अभी यहाँ से और 1,000 का डिसेंट कट यहाँ से नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी भी अगर कोई भी पुल बैक मिलता है तो डेफिनेटली सेल करना चाहिए। डेफिनेटली जैसे आप आपकी कमेंट्री में आप बता रहे थे कि 24,200 के नीचे आया, बहुत क्रूशियल लेवल है। अगर ये 23,950 की लेवल और भी सिग्निफिकेंटली अगर क्रॉस कर देता है तो विद इन अ टेक 23,400 के नंबर्स हम लोगों को चार्ट्स पे देखने मिल सकते हैं। ओके, 23,400 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ऐसी स्थिति में मधु, क्या फिर शॉर्ट साइड के सौदे आप अग्रेसिवली लेना शुरू करें? जी बिल्कुल। जैसा कि अगर दर्शक कंफर्टेबल है और बहुत ही ज्यादा उनको ओके है सेल साइड पे करना, तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी बन सकती है सेल साइड पर रह करके आप पैसा कमाने की। क्योंकि जैसा पंकज जी ने भी बोला, निफ्टी बुरी तरीके से नीचे की तरफ ही है, काफी वीक है इस पूरे हफ्ते ही। इनफैक्ट 24,400 के लेवल्स पर भी अच्छी वाली हमें कॉल राइटिंग देखने को मिली है। बैंक निफ्टी की भी बात करें तो वहां पे भी 51,000 का जो सपोर्ट है वो एब्सोल्युटली ब्रीच कर दिया है, और जहां नेक्स्ट सपोर्ट देखा जा सकता है वो काफी नीचे 50,200 के आसपास देखा जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि दर्शकों को, इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली बचाव में रहना चाहिए। थोड़े कुछ सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप बात करें तो फार्मा में थोड़ी सी आप एक ठीक लग रहा है ऐसा बोल सकते हैं उसके कुछ काउंटर्स, बट ऑल इन ऑल कॉशियस रहिए और सेल साइड पर ही रहिए। ओके, कॉशियस रहिए, सेल साइड पर रहिए। ओम, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? क्योंकि देखिए, जहां पर थोड़ी बहुत आप सुरक्षा की सुरक्षा कवच ढूंढते हैं, वो भी टेस्ट होने लगे हैं इस तरह के मार्केट में। जी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे जैसा कि हमने सभी ने बात की कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही स्क्यूड, मतलब ट्रेंड अब यहाँ से चेंज हो चुका है। अगर हम ब्रॉडर रेंज की बात करें तो यहाँ पे अभी तक क्या था कि जो सेल साइड जो आ रहे थे वो एब्जॉर्ब हो रहे थे, बट यहाँ पे ट्रेंड अब यहाँ से रिवर्सल हमें बिल्कुल यहाँ पे नैरोड और यहाँ पे स्क्वीड हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक क्रूशियल लेवल पे है, यहाँ पे 24,000 के एज पे है और
बैंक निफ्टी 50,000 के एज पे है। तो एक दोनों एक अहम इम्पोर्टेंट रोल है, इम्पोर्टेंट लेवल से 24,000 के नीचे ऑब्वियसली यहाँ पे बायर्स वहाँ पे पार्टिसिपेट उतना करना पसंद नहीं करेंगे वहीं पे। और फिलहाल के लिए इन्वेस्टर को अभी यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो को भी एक बार रिव्यू करना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे जो पिछले लास्ट 2 से 3 महीने में जो पोस्टर बॉय बने रहते हैं, इनफैक्ट जो स्मॉल कैप और डिफेंस कुछ एक ऐसे सेक्टर्स थे जहाँ उन्होंने काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दिया था, बट उनका ट्रेंड अब कंप्लीटली चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे स्टॉक से हमें स्पेसिफिकली बचना है। तो ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। ओम, पहले आपका पोर्टफोलियो हम स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं और मैं नोटिस कर रही हूँ आपने इनफैक्ट 2 ट्रेड से एग्जिट किया। पेटीएम में अनफॉर्चुनेटली स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। नया ट्रेड क्या रहेगा? सेल साइड में रहेगा यहाँ पे HAL का, और यहाँ पे भी फ्यूचर का भाव चल रहा है अप्रॉक्स 4130 के अप्रॉक्स। यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 4220 का यहाँ पे, और टारगेट रहेगा 3900। 3900 के लिए HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स शॉर्ट करने की राय फिलहाल दी गई है। चलिए अब मधु का पोर्टफोलियो लेकर आते हैं। विप्रो के शॉर्ट ट्रेड को ये अभी भी होल्ड कर रही हैं। ग्रीन प्लाई जो तेजी वाला ट्रेड था वहां पर स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। मधु, नया स्टॉक? मेरा नया स्टॉक रहेगा सेल साइड पे ब्रिटानिया का। बात करें अगर उसके टेक्निकल्स की, तो एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट ब्रीच हुआ है कल 5700 का। तो उम्मीद है कि इसका जो टारगेट है 5320 का विद द स्टॉप लॉस ऑफ 5777 ये मेंटेन होना चाहिए। बात करें इसकी अगर निफ्टी के कंपैरिजन में, तो भी ये काफी डाउन है। FMCG सेक्टर की बात करें तो वो भी काफी डाउन है। तो ऑल इन ऑल इसमें एक अच्छा सेल साइड का ट्रेड बन जाए। का ट्रेड ब्रिटानिया में 5320 के लिए शॉर्ट करने की सलाह। 5777 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। मंदी का एक और ट्रेड। पंकज, आपके पोर्टफोलियो में जो भी ट्रेड्स थे वो कल आपने निपटा लिए। अंबर अच्छा खासा पैसा कमा कर गया आपके लिए। एग्जिट किया आपने हुडको से। बताइए आज का ट्रेड। हर्षदा जी, बजाज ऑटो में सेल करने की सलाह रहेगी। 10,025 की रेंज में अभी फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। देखिए, ये बहुत क्रूशियल लेवल है, 10,000 की मेक और ब्रेक लेवल है, लेकिन मार्केट का जो सिनारियो देख रहे हैं और जो ड्रैगर्स हैं ऑटो सेक्टर, ये बहुत बड़ा ड्रैगिंग पॉइंट की तरफ है। मैं सिर्फ 1% का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहूंगा। 10,125 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट रहेगा 9,750। 750 का टारगेट और यहाँ पर तेजी की पोजीशन लेकर चले। ये फिलहाल 10,125 के आसपास स्टॉप लॉस लगाएंगे, लेकिन एक और शॉर्ट साइड का ट्रेड आपकी स्क्रीन पर है। चलिए काम करते हैं, लेंगे एक ब्रेक के बाद देखते हैं हमारे जानकार इस समय नया ट्रेड देंगे या फिर कुछ टाइम लेना चाहेंगे इस मार्केट को थोड़ा सा सेटल होने के लिए। जब लौटेंगे JSW एनर्जी के मैनेजमेंट से भी होगी बातचीत सेकेंड क्वार्टर के नंबर्स और आगे के आउटलुक पर। अब देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और अब बात करेंगे JSW एनर्जी के। नतीजे आ चुके हैं। नतीजे इस क्वार्टर में आप कह सकते हैं थोड़े से फ्लैट ही रहे हैं। आय ग्रोथ एकदम सपाट है। एबिटा में करीब 10% तक का दबाव देखने को मिला। मार्जिन्स घटकर 54% के आसपास आए हैं। प्रॉफिटेबिलिटी एकदम फ्लैट रही। एग्जैक्टली क्या हुआ इस क्वार्टर में? हमारे साथ कंपनी के MD और CEO शरद महेंद्र है। शरद जी, जैसे मैं मेंशन कर ही रही थी कि नंबर्स थोड़े से म्यूटेड है, कोई खास वजह इसकी? इसमें अगर हम ये देखें कि ये एक रेगुलेटेड बिजनेस है और जैसा हमने देखा कि हमारा जनरेशन ग्रोथ है 14% का एज कंपेयर टू जो कंट्री में हमने विटनेस किया है 5.8% का ग्रोथ। इसमें हाइड्रो एसिड जो हमारा एक है, ये रेगुलेटेड बिजनेस है और आफ्टर 12 इयर्स डेप्रिसिएशन रिड्यूसेस फ्रॉम 5.2 टू 1.3%। वो हमने देखा है जो होना था, ये वन टाइम फिनोमिना था जो ट्रू अप में होता है, जिसकी वजह से रेवेन्यू और एबिटा दोनों में इंपैक्ट आता है। सो ये एक नोन फिनोमिना था, ऐसा कोई नथिंग अनएक्सपेक्टेड। हमारा जनरेशन इनफैक्ट हाइड्रो में कंट्री में जो जनरेशन ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट करीब 4.5% का हुआ है, बट हमारा हाइड्रो जनरेशन ग्रोथ इज मोर देन 21%, 21% का ग्रोथ हमारा हाइड्रो जनरेशन में है। तो ये एक इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द रेगुलेटेड एसेट और जो इसमें 12-13 ईयर से चेंज इन डेप्रिसिएशन था, जिसका इंपैक्ट रेवेन्यू एज वेल एज एबिटा दोनों पे आता है। मैं फिर आपसे एक चीज और समझना चाहूंगी। मैं आपके मर्चेंट टैरिफ स्प्रेड्स देख रही थी, उसमें भी कुछ कमी देखने को मिली है। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन, कोई ये क्या बस इस क्वार्टर के लिए है या फिर कुछ इंप्रूवमेंट आगे नजर आ सकती है?
मर्चेंट में अगर हम देखें कि डिमांड ग्रोथ अच्छी रही है, करीब 27% की ग्रोथ रही है, बट टैरिफ्स में ऑलमोस्ट 30% रिडक्शन हुआ है टैरिफ। जो लास्ट ईयर इस क्वार्टर में, Q2 में 5.90 रुपए जो टैरिफ था, वो 4.50 रुपीज, 4.50 रुपए का टैरिफ एवरेज मर्चेंट टैरिफ हुआ है इस क्वार्टर में। और कोल प्राइसेस अगर हम देखें स्टेबल रहे हैं, जिसकी वजह से स्प्रेड्स में डेफिनेटली प्रेशर आया है इन जनरल। बट एक फिनोमिना ये देखना होगा कि लास्ट ईयर हमारे केस में इम्पैक्ट लिमिटेड रहा है, इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं रहा है, क्योंकि हमारा कुछ पोर्शन डोमेस्टिक कोल लिंक्ड जो प्लांट हमारा इंड भारत का जो यूनिट 1 लास्ट ईयर नहीं था इस समय पे, वो कमीशन हो गया था, तो उसने जो हमको डोमेस्टिक कोल पे स्प्रेड दिया, तो उसकी वजह से जो हमारा स्प्रेड है वो एज कंपेयर्ड टू व्हाट हैज बीन विटनेस्ड बाय इंडस्ट्री, उसके कंपैरिजन में बेटर रहा है। ओके सर, डिमांड क्योंकि आपने मेंशन की, समर में हमने पीक डिमांड देखी है और उसको आपने बखूबी एंजॉय किया, लेकिन इस क्वार्टर में आई थिंक मॉनसून का भी इम्पैक्ट रहा और आगे ऑफ कोर्स विंटर सीजन डिमांड रहेगी, तो वो कितनी पिकअप हो सकती है? देखिए, इस बार हमको Q2 एक लास्ट ईयर से जब हम कंपेयर करते हैं, क्वार्टर H1 को भी कंपेयर करें, तो पिछले साल के कंपैरिजन में दो फिनोमिनाज हैं जिसकी वजह से अवेलेबिलिटी इंप्रूव हुई सप्लाई की। वो एक तो था कि हाइड्रो जनरेशन लास्ट ईयर अच्छा नहीं था, जो इस बार काफी बेटर रहा है काफी, तो वो एक पावर अवेलेबिलिटी मॉनसून्स में थी। प्लस जो हमारे रिन्यूएबल के एसेट्स पिछले एक साल में कमीशन हुए हैं, कैपेसिटी जो लास्ट ईयर की रिकॉर्ड कैपेसिटी कमीशन हुई थी, तो वो भी एडिशनल कैपेसिटी अवेलेबल थी, तो उसकी वजह से सप्लाई साइड में अवेलेबिलिटी बेटर थी एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। उसके बाद में एक्सटेंडेड मॉनसून्स जिस तरह से हुआ है, उसकी वजह से भी डिमांड में इम्पैक्ट आया था। बट हम एक ये समझते हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, जैसा हम जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज एंड अदर नॉर्मली इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन, तो डिमांड हमको वी आर कॉन्फिडेंट कि विल कम बैक। इस क्वार्टर में जो डिमांड म्यूटेड रहा है, उसमें एक चीज जरूर से देखना है कि खाली अबाउट 1.6% का डिमांड ग्रोथ हमने देखा है Q2 में। बट हमको ये रिमेंबर करना होगा कि लास्ट ईयर Q2 में 11.2% का ग्रोथ था, तो एक लार्जर बेस पे ये 1.6% का ग्रोथ हुआ है, विच इज इन इटसेल्फ अ पॉजिटिव साइन। So going forward, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि from Q3 things will definitely in terms of demand will be better than what we have witnessed अभी Q2 में जो हमने देखा। थर्ड क्वार्टर ऑनवर्ड्स डिमांड में और पिकअप और उसका रिफ्लेक्शन नंबर्स में आएगा। जनरेशन की स्थिति क्या रहेगी, अगर उस पर भी एक अपडेट हमारे साथ शेयर कर सके? Q2 तक अगर हम देखें तो हमारी H1 में डिमांड ग्रोथ जो है, हमारा जनरेशन ग्रोथ 14% का रहा है, और ये 14% दोनों थर्मल में भी 14% है और रिन्यूएबल एनर्जी में भी 14% का जनरेशन ग्रोथ है। और रिन्यूएबल एनर्जी में जो ग्रोथ है वो बिकॉज ऑफ बेटर हाइड्रो जनरेशन, और साथ में जो हमने विंड कैपेसिटी हमने जो कमीशन करी है उसकी ये दोनों रीजंस हैं जिसकी वजह से ये डिमांड ग्रोथ है। और थर्मल में हमारे बहुत रत्नागिरी और विजयनगर प्लांट्स एज कंपेयर टू लास्ट ईयर बेटर परफॉर्म करें। हमारा जो लॉन्ग टर्म ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसमें 9% का इंक्रीज हमने देखा है जनरेशन में। और इंड भारत का जो हमारा यूनिट कमीशन हुआ उसने भी मोर देन 450 मिलियन यूनिट्स हमको इस साल में दिया। तो ये पॉजिटिव फैक्टर्स हैं फॉर थर्मल और रिन्यूएबल एनर्जी में हाइड्रो एंड विंड कैपेसिटी एडिशन। और जहां तक कैपेसिटी एडिशन का है, हमने अभी तक जो कैपेसिटी एडिशन इस साल में किया है वो करीब करीब 700 मेगावाट का है। और हमने जैसा कि बोला है कि इस साल के एंड में हम 10 गीगावाट कैपेसिटी पे पहुंच जाएंगे, वो एब्सोल्युटली ट्रैक पे है। और अगले 6 महीने के अंदर हम एक्सपेक्ट वी आर कॉन्फिडेंट कि हमारी करीब करीब 2 गीगावाट से की कमिश्निंग से ऊपर की कमिश्निंग अगले 6 महीने में हो जाएगी, जिसका हमको फुल बेनिफिट आने वाले साल में मिलेगा। लक टू यू शरद जी, होपफुली थर्ड क्वार्टर ऑनवर्ड्स नंबर्स और बेहतर देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फोकस खिलाड़ी नंबर 1 पर, और ऑफ कोर्स आपके लिए अपडेट भी लेकर आएंगे।
आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और अब पंकज के पास मेरे ख्याल में बजाज ऑटो के सेल कॉल के साथ एक और ट्रेड है। पंकज, क्या जोड़ रहे हैं आप? जी, कॉपर मेटल सेक्टर में थोड़ी मंदी दिख रही है, रिट्रेस्ड वैल्यू के करीब है बिल्कुल भी। 278.40 की रेंज में इसको बेचने की सलाह रहेगी हिंद कॉपर को, विद स्टॉप लॉस ऑफ 285। टारगेट जो रहेगा 260। हो सकता है कि इसको थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए होल्ड करना है तो करना होगा, लेकिन इवेंचुअल टारगेट वुड बी 260। ओके, तो 260 का टारगेट रहेगा और 285 का स्टॉप लॉस। ये है फिलहाल एक और शॉर्ट साइड का ट्रेड। मधु और ओम जगह रख रहे हैं और शायद दिन के दौरान नए ट्रेड्स जोड़ेंगे। लेकर आते हैं आपके लिए वो पूरा रिकैप। ओम ने इनफैक्ट एक शॉर्ट कॉल के साथ शुरुआत की है। हाल 3900 के लिए शॉर्ट करने की सलाह है, 4220 स्टॉप लॉस है। इसके बाद मधु का विप्रो सेल कॉल का ट्रेड अभी भी होल्ड कर रही हैं। ये नया जो आया है वो है ब्रिटानिया 5320 के लिए, 5777 इनका स्टॉप लॉस है। दोनों मंदी के ट्रेड्स अब इनके पोर्टफोलियो में। और साथ ही साथ पंकज देखिएगा तो पंकज ने शॉर्ट किया है 79750 के लिए बजाज ऑटो, 10,125 स्टॉप लॉस। और हिंदुस्तान कॉपर में भी शॉर्ट का ट्रेड है, 260 का टारगेट, 285 का स्टॉप लॉस। ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। मंदी के ट्रेड्स के साथ ही हमारे जानकार जा रहे हैं और रिटर्न्स कहां पर कैसे बैठ रहे हैं वो आपके सामने हैं। पंकज के रिटर्न्स 9% के, लेकिन कल और आज का खामियाजा भारी पड़ा है ओम पर, और मधु के पोर्टफोलियो में भी अब हल्का सा नेगेटिव टिक देखने को मिला है। चलिए, गुड लक टू ऑल ऑफ यू। थोड़ा सा टेस्ट किया है हम सबकी पेशेंस को इस हफ्ते मार्केट ने। आज दोपहर में खुलासा होगा कि कौन कितने रिटर्न से जीतेगा, और ऑफ कोर्स आप दोनों के ट्रेड्स का इंतजार भी रहेगा, मधु और ओम। थैंक यू फॉर योर टाइम। लेंगे एक ब्रेक, आगे जायजा कमोडिटी मार्केट के एक्शन का।